तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था कि पी ब्लॉक वाले में नाइट्रोजन फैमिली का अपन ने पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने नाइट्रोजन फैमिली क्या पढ़ी थी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने नाइट्रोजन का फॉर्मेशन देखा था, एक बार अपन क्विक रिकैप टाइप में कर लेते हैं। मैं नाइट्रोजन फैमिली में अगर अपन बात करें तो अपने पास कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्को। और मॉस्कोनियम को अपन सीधा याद करेंगे 115, ठीक है। मिलता कैसे, इंडियन साल्टपेट में और चिली साल्टपेट में मिलता है, क्लियर है। एपेटाइट फैमिली क्या होती है बेटा, फास्फोरस की होती है, इसमें फ्लोरो एपेटाइट, इसका क्या मेन फोस्फेट रॉक में मेनली ये मिलता है, लिविंग बोन्स में होता है बेटा, क्लियर है। और जो अपने पास ये जो बाकी बचे तीन है ये सल्फाइड ओर में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, सल्फाइड ओर में मिलते हैं। एटॉमिक नंबर अमर में कोई दिक्कत थी नहीं खास, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कोई खास चीज है नहीं। जनरली सारे सारे नाइट्रोजन का एलोट्रॉप्स नहीं है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, डायटोमिक, बाकी सब क्या है, सॉलिड है, सब पॉलीमर फॉर्म में बनाते हैं। बिस्मिथ में मेटल बॉन्ड है, बाकी सब में कोवलेंट बॉन्ड है, बाकी सब में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था बेटा -3 +3 +5, -3 नीचे वालों की नहीं होती, नीचे वालों की +5 भी नहीं होती, बिस्मिथ की नीचे जाने में +5 घटती है, +3 बढ़ती है, क्लियर है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ है डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन वो अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो तुम्हें पता ही, क्लियर है। नाइट्रोजन है वो +1 से +4 वाली बीच वाले में क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। फॉस्फोरस भी दिखाएगा लेकिन फॉस्फोरस -3 और +5 में जाएगा, क्लियर है। उनकी क्वाइट स्टेबल होती है बाकियों की। अब ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, हमने पढ़ लिया था। नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड से वीक होता है, ट्रिपल बॉन्ड ऑल ओवर वीक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि N2 है। तो Nn सिंगल बॉन्ड वीक होता है, इसके कारण क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, क्लियर है, जबकि फास्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। नाइट्रोजन और पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, फास्फोरस पी पाई नहीं बना सकता खुद के साथ में, और नाइट्रोजन खुद के साथ तो पी पाई बना सकता है लेकिन किसी के साथ डी नहीं बना सकता। फास्फोरस डी पाई किसके साथ बना सकता है, ट्रांजिशन मेटल के साथ, जब वो लिगेंड होता है, क्लियर है। उसके बाद में हमने इनका जो नीचे बढ़ने पर हमें पता बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है लेकिन नीचे वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि बीआईएच बॉन्ड जल्दी टूटता है, क्लियर है। ऑक्साइड के अंदर अपन बात करें तो E2O5 वाले सारे एसिडिक है, E2O5 वाले हमेशा E2O3 से ज्यादा एसिडिक है। नीचे जाते तो E2O3 वाले में इसमें सारे एसिडिक है, E2O3 वाले में शुरू वाले 2 एसिडिक, बीच वाले 2 एम्फोटेरिक, लास्ट वाले 2 बेसिक, क्लियर है। EX3 और EX5 में अगर बात करें तो EX5 ज्यादा कोवलेंट है, नाइट्रोजन का कोई EX5 नहीं मिलता, नाइट्रोजन का EX3 भी सिर्फ एक ही है NF3, सारे EX3 कोवलेंट है एक्सेप्ट BiF3, क्लियर है। और बिस्मिथ +5 किसमें दिखाता है, BiF5 में। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल सबके सब में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन सी होगी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर अपने नाइट्रोजन के लिए पढ़ा था अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्रोमेट और मेटल एजाइड। अमोनियम नाइट्रेट क्रोम नाइट्रेट क्रोमेट एजाइड, क्लियर है। इन सब में नाइट्रोजन गैस मिलती है। बेटा नाइट्रोजन है वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ, और क्या बनाता है, नाइट्राइट। कहां पे, क्या आयनिक नाइट्राइट, क्या बनता है इसमें, -3, क्या होता है बेटा, -3। बोलो कोई दिक्कत है, नाइट्राइड, ये स्पेलिंग ध्यान रखो, इसमें स्पेलिंग से याद रहता है, नाइट्राइड है, ठीक है। तो N3-, ठीक है। एजाइड क्या, N3-1। इट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया, N3-, ये एजाइड, ये नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या एटम है, जबकि एजाइड क्या एक मॉलिक्यूल है। N2+3H2 हेबर प्रोसेस है, और ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो भी आगे आ जाएंगी, ठीक। अब अपन बात कर रहे थे अमोनिया फॉर्मेशन की। अमोनिया फॉर्मेशन एक पहला तो होता है यूरिया से, किससे होता है, यूरिया से। कि सर क्या है, कुछ नहीं है सर, ये यूरिया है, पानी डालूंगा तो ये अमोनियम आयन बनेगा, OH- आएगा, अटैक करेगा अमोनिया बाहर, और इसको अपन सीधा भी बोल सकते थे NH2 है, एक और अमोनिया नहीं डाल के सीधा यहाँ पे भी बाहर निकाल सकता हूँ, और क्या बाहर आ जाएगी, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ तो साफ साफ एसिड बेस रिएक्शन है, कल पढ़ी थी अपन ने। अब हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में क्या है बेटा, हेबर प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहली बात तो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब देखो इसकी कंडीशन पूछता है, पहली कंडीशन, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब N2+3H2 आयनिक इक्विलिब्रियम है बेटा पूरा, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सोथर्मिक अपन ऐसे लिखते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी
तो अगर एनर्जी इधर बढ़ी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो मतलब हाई टेम्परेचर पे होगी लो टेम्परेचर पे, कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना, लो है नहीं, हमें टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। हमें रिएक्शन जब जब रिएक्शन चल रही है ऐसे नहीं बोलेंगे लो टेम्परेचर है, हम ऐसे लो टेम्परेचर बोल सकते हैं। हमें जब पूछे कि क्या करना चाहिए, कि हमें टेम्परेचर हर बार घटाना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि अगर हमने बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो एनर्जी घटेगी और रिएक्शन इसको बढ़ाने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड। तो मतलब टेम्परेचर किस पे होगी, लो टेम्परेचर। लेकिन इसका लो टेम्परेचर 700 केल्विन, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स भी तो है, थर्मोडाइनमिक फैक्टर भी तो है। तो थर्मोडाइनमिक कहता है मिनिमम 700 है। अब हम कहेंगे अगर 800 हो रहा है तो नहीं नहीं 700 करो, 900 हो रहा है तो 700 करो, मतलब आपका रेफरेंस कितना है 700। 700 बनाते हुए लो रख, 700 बनाते हुए लो, तो ध्यान है 700 केल्विन तो इसका मेन वो है। अब प्रेशर की बात करें तो हमें पता है बेटा प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल क्या हो बेटा कम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर डिक्रीज करते रहो। इस रिएक्शन को कराने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट होता है आयरन। क्या होता है बेटा, क्लियर है, आयरन ऑक्साइड। कौन है बेटा, आयरन ऑक्साइड। प्रमोटर कौन है, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है ऑक्साइड, ये इसके क्या है प्रमोटर। पहले जो प्रमोटर हम यूज करते थे वो मोलिब्डेनम था। क्या था बेटा, मोलिब्डेनम। सरफेस वाले चैप्टर में मोलिब्डेनम में दिया हुआ है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गई बेटा, पहले मोलिब्डेनम था। आयरन और जो ध्यान रखा कि K2 और Al2 रिएक्शन के प्रमोटर बढ़ाते नहीं है, प्रमोटर क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, खुद का इनका कोई रोल है नहीं होता। बाकी इस चार्ट से में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। अब देखो अमोनिया की प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो अमोनिया कलरलेस गैस है, अनजेड स्मेल होती है इसकी। क्लियर है, इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर, इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम है, 198 केल्विन है, 273 केल्विन रिस्पेक्टिवली, तो बहुत कम है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जब ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होती है, इट एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एज इन द केस ऑफ वाटर एंड दैट अकाउंट इट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। NH3 है वो PS3 और AS3 से ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रख लेती है, जितना होने इसकी औकात के हिसाब से ज्यादा रख लेती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। द एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर बेस, जो इसकी मोलिकुलर मास से आना चाहिए तो उससे क्या दिखा देती है, ज्यादा, हमने पहले पढ़ चुके। द अमोनियम मोलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। द अमोनियम मोलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स, ऊपर है नीचे तीन है। इट्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, पढ़ने को जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया। अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि बेटा पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इट एक्वस सॉल्यूशन वीकली बेसिक, अब आपको बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया था, दो H+ नहीं दे सकते, वो पानी में क्या करते हैं H+ ले ले। तो जैसे अमोनिया है, मैं कहूं इसका पानी में सॉल्यूशन बेसिक क्यों है, तो आप क्या कहोगे अमोनिया प्लस पानी, आप इसका H+ निकाल दो। जिसके पास OH- दे सकते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लो अपने इसमें पढ़ा था एथेन 1 टू डाइमीन आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो इसको अपने क्या करते थे, पानी डालते थे, क्या डालते थे, तो H+ लेता था और यही बनता था कि नहीं बनता था बेटा, अमोनियम आयन, और साथ में सॉल्यूशन में क्या आ गया था, OH-। जैसे पिरीडीन है, तो पिरीडीन का भी अपन ने यही किया था, मतलब जो है उनका OH- तो चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैंने आपको वहां पे ये भी समझाया था कि NH4OH का Kb और अमोनिया का Kb सेम ही बात होती है, याद आ रहा है। NH4OH तो है, अमोनिया प्लस H2 मिलकर NH4OH बनाया, फिर तो टूटा ही। नेक्स्ट वन, इट फॉर्म अमोनियम साल्ट विथ एसिड, ये तो हमें पता ही है, अमोनिया HCl अमोनियम सल्फेट, ये तो एसिड के साथ बनाएगी एज एट वीक बेस, ये वीक बेस है। इट प्रिसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये क्वेश्चन आता है ना। इट प्रिसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या करता है बेटा, प्रिसिपिटेट करता है ऑफ मेनी मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। अब देखो जिंक का टेस्ट होता है, अगर मेरे पास Zn सल्फेट है, ZnSO4, मैं इसमें NH4OH डालूंगा, क्या डालूंगा, NH4OH, क्या प्रिसिपिटेट हो जाएगा बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड। देखो यहां तो आयन एक्सचेंज हुआ है, NH4OH SO4, तो NH2SO4 बन गया, और क्या मिल गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसकी पीपीटी बनती है, इसकी क्या बनती है, पीपीटी। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि जिंक सल्फेट का टेस्ट किससे, हमें जिंक सल्फेट को टेस्ट करना है, क्या डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। इसी तरह FeCl3 है बेटा, उसका टेस्ट करना है, तो उसमें क्या डाल दो, NH4OH, क्या डाल दो, OH, क्या आएगा बेटा, ब्राउन पीपीटी, क्या आएगी बेटा, किसकी आएगी, आयरन ऑक्साइड की। हाँ, बट अब देखो बनना तो चाहिए था FeOH3, और FeOH3 इसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3। क्लियर है, तो क्या बन गया, ब्राउन पीपीटी, क्या मिली बेटा हमें, ब्राउन पीपीटी।
NH4Cl तो बाहर निकल गया। देखो NH4Cl का कितना काम है बाहर, हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। तो ये दो टेस्ट याद हो जाएंगे। जिंक का कैसा है, व्हाइट पीपीटी, और आयरन का कैसा है, ब्राउन आयरन ऑक्साइड। इसका अपन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, और जिनके पास लोन पेयर है वो लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट्स लुईस बेस, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो अगर आपके सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है और इसमें अमोनिया डालो, क्या डालो, अमोनिया, तो क्या बनेगा, डीप ब्लू कलर। हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कलर, कि कॉपर है, कॉपर 2+ है, अगर उसमें अमोनिया डालेंगे तो क्या आएगा, डीप ब्लू कलर। किसके कारण आता है, कॉपर का अमोनियम, टेट्रा अमोनियम है, कॉपर का सल्फेट है, टेट्रा का अमोनियम हो गया ना बेटा, टेट्रा अमोनियम कॉपर, टेट्रा अमोनिया, सॉरी अमोनियम क्यों लिखेंगे, अमोनिया तो है, टेट्रा अमोनिया कॉपर, इसका क्या बनता है बेटा, साल्ट। क्लियर है। इसी तरह एजी का डिटेक्शन में काम आता है कि सर कैसे, कि अगर मुझे एक सॉल्यूशन है Ag+ का, उसमें मैं NaCl डालूंगा तो AgCl की व्हाइट पीपीटी आएगी, क्या आएगी बेटा, अब अगर मैं उसमें अमोनिया डालूंगा तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, क्यों, डाई अमोनियम सिल्वर, डायमोनियम सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ आइन कोई भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपाउंड है जिसमें Ag था, उसमें Cl डाला तो व्हाइट पीपीटी आई। अब इसमें क्या डालेंगे, व्हाइट पीपीटी चली गई, अमोनिया। तो कॉपर का डीप ब्लू कलर किसके कारण आता है, कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। सिल्वर का क्यों बनता है बेटा, सिल्वर की व्हाइट पीपीटी चली जाती है क्योंकि AgNS। देखो सिल्वर हमेशा दो ही बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। इसका जब भी कॉम्प्लेक्स हमने देखा होगा ना, तो दो ही लिगेंड होते हैं। सिल्वर वाले में कितने लिगेंड होते हैं, दो। इस कॉपर वाले में कितने का है, 4 का। क्लियर है। अभी अपन बार बार एक दो बार और याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा इसकी अगर हम बात करें, यूज क्या है, देखो अमोनिया का सबसे बड़ा यूज है फर्टिलाइजर है। क्लियर है। तो वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अभी ऊपर पढ़ गए थे। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। क्या काम आता है, HNO3। लिक्विड अमोनिया यूज एज ए रेफ्रिजरेटर, क्योंकि लिक्विड अमोनिया के भी बड़ा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है। और वो तुम कल क्रैश सर्जरी पूछ रहे, वही है, ठंडा करके बताता ना, बहुत ज्यादा कूल करके काम करना होता है किसी बॉडी पार्ट को, सेल को रिमूव करने के लिए। व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस, क्या, हाँ व्हाइट, ये तो बताइए। नेक्स्ट वन है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, वो ये भी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर भी 700। ठीक है। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+, कॉम्प्लेक्स बनाती है डीप ब्लू कलर, टेट्रामोनियम, टेट्रामोनिया कॉपर, और ब्लू, डीप ब्लू कलर का होता है। Ag वाला AgNS32 बनता है, लेकिन व्हाइट कलरलेस होता है। Fe वाला ब्राउन होता है, जिंक वाला व्हाइट पीपीटी होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड का। क्लियर, जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है NH4OH रिएक्शन करने पे। उनके साथ अमोनिया नहीं होती, उनके साथ अमोनिया, उनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब बेटा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इनकी थोड़ी सी रिएक्शन अजीब है ना। तो नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। द नेम ऑफ फॉर्मूला और प्रिपरेशन, अब देखो इनको पहले वन बाय वन समझते हैं ना, पहले इनके नाम समझते हैं। देखो ध्यान से, अपने पास है, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो दो तरीके से है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा। तो ये तो हो गया बेटा, इस तरह से लिखा जाए तो इनके नंबरिंग के हिसाब से। नेक्स्ट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेप के हिसाब से, सबको ऑक्साइड बोला। जैसे इसमें नाइट्रोजन +1 में है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, सबका नाम के पीछे ऑक्साइड है, सबके नाम के पीछे क्या है, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, दोनों सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे। और नाइट्रोजन अब देखो बेटा ध्यान से, लास्ट वाली दोनों कलरलेस, ऊपर वाले दोनों भी कलरलेस। आगे बात समझ में, ये दोनों न्यूट्रल है, सारे एसिडिक है। तो देखो कैसे याद करेंगे, देखो इनमें कौन कौन होता है, पहले लिखना सीखो, N2O, NO, N2O3, NO2
और N2O4 इसका डाइमर 2 बार लिखेंगे ना, और N2O5। कलरलेस, कलरलेस इनका कलर होता है, इनका क्या होता है कलर, ब्लू ब्राउन। क्लियर है, ब्लू ब्राउन। नेक्स्ट वन न्यूट्रल, लास्ट वाले सारे एसिडिक, न्यूट्रल लास्ट वाले सारे एसिडिक। शुरू के दो क्या है, न्यूट्रल है, बाद में सारे एसिडिक। गैस है, गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो तीन गैस है, कितने गैस हैं, तीन, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये तीन तो क्या है बेटा गैस। क्लियर है, उसके अलावा सब क्या है बेटा सॉलिड। आगे बात में, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है बेटा गैस, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्या है बेटा गैस। आगे बात में, तो N2O3 सॉलिड, N2O4 सॉलिड, N2O5 है सॉलिड। आगे बात में कोई दिक्कत है? अब देखो बड़ा ध्यान से कि सर हमें ये तो याद हो गया, तो मैं स्टार्टिंग से फिर से पूछता हूँ। शुरू के दो क्या है बेटा न्यूट्रल, लास्ट के चार क्या है एसिडिक। शुरू के क्या है कलरलेस, लास्ट के कलरलेस, बीच वाले क्या है ब्लू ब्राउन। आगे बात में, फिर 1 2 4 सॉलिड, 1 2 4 गैस, 1 2 4 गैस। और देखो ये जिसमें 2 3 2 4 2 5 यही तो है बेटा, जिसमें हाँ ठीक है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? इसे एक बार मिटा देते हैं। देखो अब रिएक्शन भी थोड़ी रटवाने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, पहले उनकी याद करते हैं जिसकी याद हो जाए सबसे पहले। N2O4 की सबसे आसान है, NO2 का डाइमर है, इसका डाइमर है NO2। NO2 की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो ये है, ये बन गया। और नाइट्रोजन के पास क्या है, कितने एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है बेटा ये पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है, और ये क्या बनाता है बेटा डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, तो पहले क्वेश्चन है N2O4 क्यों बनता है, क्योंकि NO2 स्टेबल नहीं है फ्री रेडिकल के कारण। तो दो NO2 आएंगे और क्या बनाएंगे डाइमर, दो NO2 आएंगे, दोनों के पास फ्री रेडिकल है और वो बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। तो पहली बात तो N2O4 तो क्लियर हुआ, एक तो सल्टा। दूसरा देखो बेटा N2O3, कौन है बेटा N2O3। N2O3 कुछ नहीं, देखो बेटा N2O4 और NO का मिक्सर है, N2O4 और टेम्परेचर नहीं, N2O4 और NO का क्या है बेटा मिक्सर। तो देखो एक ही है जिसमें जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई दो जने मिलके इसी को बना रहे हैं। देखो N2O4 और NO, तो देखो हमें N2O3 बनाना है। क्या बनाना है N2O3। आगे बात में, तो N2O4 और NO कौन है बेटा इससे ऊपर वाला, देखो ये रहा NO। और अगर मैं देखो NO2 तो बीच में भूल जाऊं, ये तो डाइमर है ना, तो देखो N2O3 के आगे आना क्या चाहिए था, N2O4 आना चाहिए था सीधा। अगर मैं इसको बीच वाले को भूल दूं N2O4 आना चाहिए था। और NO, तो N2O3 क्या है, एक कम और एक ज्यादा वाले का मिक्सर। NO2 तो होता ही नहीं ना, होता तो N2O4 ही एग्जिस्ट है। तो बेटा N2O3 कैसे बनेगा कि सर एक कम और एक ज्यादा का मिक्सर। तो N2O4 फिक्स है, डाइमर है NO2 का। N2O3 क्या है, एक कम और एक ज्यादा वाले का मिक्सर। इतना तो सल्टा। इसमें देखो बेटा ये NO2+4 में ये रिएक्शन तुम्हें देख के वहां समझ में आएगी कैसे। देखो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है रेडॉक्स। देखो यहाँ आयरन+2 में, यहाँ आयरन+3 में आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन+4 में किसमें है बेटा +4 में, और यहाँ नाइट्रोजन किसमें +2 में। क्या हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। आगे समझ में, जब ये रिएक्शन लिखी दिखे तो तुम्हें ये याद रखना है कि भाई एक की रिएक्शन है वो रेडक्स रिएक्शन है। कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन। तो Fe+2 किस में जाएगा, Fe वहां रिएक्शन लिखी दिखेगी, कौन सी रिएक्शन सही है यही तो पूछता है। तो तुमने ये देख लिया ना कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, आप रिएक्शन में ढूंढा करो। अगर आपको लग जाए कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए रिडक्शन। अगर मान लो यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा तो अपन कहते नहीं ये रिएक्शन गलत है। ठीक है, तो ये इस वाली भी याद हो जाएगी NO वाली, कि NO वाली रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है किसकी NO2, किसकी बेटा NO2 और Fe की, NO2 और Fe की। तो इस पूरे को भूल जाओ, ऐसे याद रखो NO2 माइनस प्लस Fe2 प्लस रिएक्ट करके बनाते हैं Fe3 प्लस और NO। आगे सर क्या
सॉरी N+3 में, ठीक है, इसे याद रख लोगे। NO तो पूरी याद मत करो, तुम क्या इसे याद करते हो, ये तो बाद में आ जाती है ना बैलेंस करके। क्लियर है, तो बैलेंस करना सिखा रखा है ना, एसिड मीडियम में बैलेंस करना है H2SO4 में। तो क्या हो गया बेटा, सिंपल सी कहानी है कि NO2 माइनस है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में, Fe के साथ में, रेडॉक्स रिएक्शन। यहां से याद रखो ना, NO2 माइनस Fe का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ NO किस में, +3 में, तो ये +2 से +3 में गया, तो +3 से +2 में, खत्म। बोलो कोई दिक्कत है, NO2 माइनस +3 से +2 में, ठीक है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है NO2 माइनस और Fe2 प्लस की, Fe2 प्लस का तो पता है Fe3 प्लस में जाएगा, तो NO2 माइनस किस में जाएगा, NO में, पलटी। अब तुम्हें याद है ये अमोनियम नाइट्रेट पहले भी आया था कहीं, क्या बना था, नाइट्रोजन गैस बना रहा था, क्लियर है, यही कौन बनाता है बेटा, N2, दोनों की एक रिएक्शन है, क्लियर है। जो नाइट्रोजन गैस बनाने की थी वही किसकी है बेटा, N2 की है। वहां रिएक्शन किसके करा रहे थे, NH4OH और शायद इसकी करा रहे थे ना, क्लियर है, यही था, NaNO2 और NH4Cl की। और यहाँ क्या अमोनियम नाइट्राइट है, NO3, वहां NO2 था, वहां क्या था, NO2, थोड़ा सा डिफरेंस है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, देखो इनको बार बार यूज करेंगे ना अपन एक से एक रिएक्शन, तो अपने आप याद हो जाएंगी। NH4NO2 ये नाइट्रोजन बनाने की है, NH4NO3, हाँ बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक दी तूने, ठीक है, ये याद है, इससे नाइट्रोजन बनती है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो इसमें भी एक ऑक्सीजन है, ज्यादा कर दो। बोलो कोई दिक्कत है भाई, NH4NO2 में क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन बनाने का है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा दो, तो ये किसके मेथड हो गया, N2O का। तो देखो हमें 4 का तो क्लियर हो गया, ठीक है। हमें पता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्रोमेट और मेटल एजाइड नाइट्रोजन बनाने का था। अब अमोनियम नाइट्रेट NO2 में NO3 किया तो हमने N2O कर दिया, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया। NO वाला तो कुछ नहीं है, NO3 माइनस, सॉरी NO2 माइनस और Fe2 प्लस की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। N2O3 एक कम एक ज्यादा, एक कम और एक ज्यादा, कम में NO2 को नहीं, N2O4, ठीक है। अब N2O4 बनाने का मेथड क्या है, डाइमर है। अब ये है देखो बेटा, लेड नाइट्रेट कौन है बेटा, लेड नाइट्रेट, इससे क्या बनता है, ये दो रिएक्शन करनी, NO2, और ये वाली रिएक्शन काम की है, मतलब इससे भी ज्यादा काम की, ये आगे आएगी बेटा हमारे पास में, ठीक है। HNO3 को किसमें कन्वर्ट किया गया है, N2O5 में। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखो, तो यहाँ नाइट्रोजन +5 में, यहाँ भी नाइट्रोजन क्या है, +5 में। P4O10 एक बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक में पढ़ाया था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में P2O5 डालने पे डिहाइड्रेशन होता है और क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड, क्लियर है। एमाइड के अंदर P2O5 डालने पे साइनाइड बन जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ये तो डिहाइड्रेशन करता है। और हमें पता है N2O5 में पानी डालने पे HNO3 बनता है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, N2O5 में पानी डालने पे क्या बनता है बेटा, HNO3। तो ये कब हुआ, जब पानी डाला, और जब पानी निकाल दूंगा तो P4O10 यूज किया, और P4O10 किस में कन्वर्ट हुआ, HPO3 में, किसमें कन्वर्ट हुआ, HPO3 में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का याद रह जाएगा। यहाँ फॉस्फोरस यहाँ तो चलो कम में ही है, फॉस्फोरस +5 में थोड़ी इधर से, HPO3, ठीक है, +5 में तो सही में रह गया तो, ठीक है। तो याद हो जाएगा कि HNO3 N2O5 कैसे बनाया, कि HNO3 से, किससे बनाया, HNO3 का डिहाइड्रेशन, HNO3 का डिहाइड्रेशन, N2O5 में पानी डालने पे HNO3, HNO3 में वापस पानी निकालने पे N2O5, दोनों की रिएक्शन आगे पीछे चल गई। तो अभी थोड़ी देर बाद इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारी स्ट्रक्चर है, तो देखो स्ट्रक्चर में मोस्टली तो मैं पहले जानता हूँ, अगर मुझे ना दे स्ट्रक्चर तब ये बता दूंगा। N2 है बेटा, यही होता है बेटा N2, तो N2 कैसे आएगा बेटा, NNO। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। तो ऑक्सीजन तो अपने डबल बॉन्ड लेके रहेगा, क्लियर है। अब नाइट्रोजन के नीचे वाले अंदर वाले नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो अगर इसके 3 बॉन्ड बन गए तो इसके भी नहीं बने, अगर वो इससे बनाता है तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, या तो ये होगा, या फिर क्या होगा कि N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे आए, तो 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, मतलब एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तय, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तय है, क्लियर है। NO का तो कोई टेंशन ही नहीं है, N और 2 एटम हमेशा कैसे जुड़ते हैं बेटा, लीनियरली जुड़ते हैं।
अब थोड़ा ध्यान से, अगर इनको मैं जोड़ू, जैसे ये N है, ये हो गया। नाइट्रोजन के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो क्वेश्चन आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है, NO के पास। देख लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अपने चार, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किए, एक लोन पेयर बन गया, 4, एक बच गया कि नहीं बच गया, 5वां। हाँ ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। आ रही बात समझ, पॉसिबल है। ये क्या है बेटा, NO, कौन है बेटा, NO। तो पूछता है NO के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, क्या है, तो NO की स्ट्रक्चर याद होगी। इन कौन सा, ये वाला, एक सेकेंड, 2 2 4 2 6, 1 2 2 4 2 6, एक मिनट, इसलिए तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वैसे लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाई होगी ना। एक मिनट रुक जा, ये ऐसे है बेटा साइड तक, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे और एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, तभी तो नाइट्रोजन के खत्म होंगे। अब देख नाइट्रोजन के खत्म हो गए ना, एक बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेटिव। आगे समझ में, इस तरह से, मतलब नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन पे नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक पाई बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया तो इसने अपना एक लोन पेयर यूज किया, फिर एक पूरा कोऑर्डिनेट दे दिया और एक लोन पेयर बच गया। या फिर दूसरी तरीके से बना लो। अब देखो इनके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे, किस मैंने आपको सिखाया था, बताओ इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है, और नाइट्रोजन की +5 से औकात से कम है, औकात से कम है तो XX बॉन्ड होगा। फिर बेटा जितने ऑक्सीजन आप 2 ऑक्सीजन दे दिए, फिर एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये कहता देखो भाई हम, मेरी औकात से बाहर बनेगा, मेरी औकात से बाहर ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट। N2 NO2 का तो कुछ है ही नहीं, NO2 को अगर आपको बनाना है कि सर मैं NO2 की स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, तो ऑक्सीजन आएंगे, तो ये कहेगा मैं तो, हमारी तो डिमांड है, ये कहता है मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा, ये क्या कहेगा कि मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा, तो कितने होंगे, 4, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहता मैं अपने इलेक्ट्रॉन को रखूंगा। दिक्कत होगी, जब भी दिक्कत हुई तो इसने क्या कहा कि तू दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट से पकड़, और ताकि मेरे 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड है ना हो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन भी रख लूं, फ्री इलेक्ट्रॉन और सब मिला के 4 होने चाहिए, सब कुछ रख लिया इसने। है ये रहा ना, उसमें ये फर्क आ रहा था कि अगर वो नाइट्रोजन ऐसा बना लेता है तो नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड हो गए, उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे, ऑर्बिटल तो सारे यूज हो गए, कौन सा, अब 4 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है खाली, टोटल 4 होने चाहिए ना। आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, बॉन्ड बनवा लो, इलेक्ट्रॉन रख लो, कुछ भी कर लो। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने, 4, एक एस का और 3 पी का, एक एस और 3 पी का 4 ही तो है नाइट्रोजन के पास में, इस नाइट्रोजन के पास 4 ही है। अगर आपने ऐसा बना लिया तो नाइट्रोजन इसको कहाँ रखे, सारे बॉन्ड में गए वो, तो फिर वो ऐसा बनाता है। तो नाइट्रोजन का जब भी स्ट्रक्चर बनाओ ना, इसी तरह से ध्यान रखो कि उसके 4 बॉन्ड नहीं बन रहा हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लग जाता है, क्या लग जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे समझ, N2O4 याद करने की जरूरत नहीं है, क्या आ रहा है बेटा, कम आ रहा है, तो क्या बनाओगे, कम के लिए आपने सिखाया था पी ब्लॉक वाले शुरुआत लेक्चर में, NN, फिर एक को, दोनों को एक ऑक्सीजन दिया, इन्होंने आधे पाई बॉन्ड बना लिया, एक एक और बच गया तो उसने कहा कोऑर्डिनेट बनवा लो, क्या बना लो, कोऑर्डिनेट, और इसका तो ज्यादा आएगा तो बीच में आ जाएगा। ये सिखा रखा है सबको, तो देखो अपने आप याद हो गया। अब एक बार अपन थोड़ी देर में तो मुझे बता रिएक्शन भूले हो, तो वापिस याद कर लेते हैं। हमें देखो बेटा ध्यान से कि शुरुआत नाइट्रोजन से करते हैं। नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए, NH4NO2, अमोनियम क्रोमेट और मेटल एजाइड। NH4NO2 में एक ऑक्सीजन ज्यादा तो NH4NO3 तो N2O, याद होगी। NO वाला क्या है बेटा, NO2- और Fe2+ का रेडॉक्स, ठीक है। N2O3 एक कम एक ज्यादा का मिक्सर। NO2 लेड नाइट्रेट है, कौन है बेटा, लेड नाइट्रेट है। और N2O4 तो डाइमर NO2 का, और N2O5 कुछ नहीं, HNO3 का डिहाइड्रेशन P4O10 से, P4O10 +5 में, उधर भी क्या रहेगा +5 में HPO3, याद होगी ना, नहीं ये याद करने की जरूरत नहीं बेटा, इतना थोड़ी पर कोई याद कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन N2, कोवेलेंस तो हमें पता नाइट्रोजन हमेशा 4 ही होती है। अब नाइट्रिक एसिड, हमें पढ़ने बेटा नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये HNO3 है बेटा, कौन है बेटा, HNO3। HNO3 में से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या बनेगा, तो ये अगर मैक्सिमम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, क्या बोलेंगे, और फिर वाले को क्या बोलेंगे, नाइट्रस एसिड, क्या बोलेंगे, नाइट्रस एसिड। बोलोगे दिक्कत है, और एक और कम कर देंगे तो क्या बनेगा, HNO, क्या बनेंगे, हाइपोनाइट्रस एसिड, क्या बोलेंगे,
लेकिन हाइपोनाइट्रस एसिड डाइमर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? डाइमर फॉर्म में, H2N2O2। तो मेनली दो ही है, पहले दो ही। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन की बात करें, क्लियर है। अब आपको एक चीज तो ये पता ही होना चाहिए बेटा, देखो प्रिपरेशन कुछ नहीं है, इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय KNO3 एंड NaNO3 कंसंट्रेट H2SO4। देखो एसिड बेस रिएक्शन है, NO3 माइनस कौन है? बेस, क्योंकि HNO3 का क्या है बेटा? HNO3 था, उसने तो दिया था NO3 माइनस, तो ये बेस है, तो H2SO4 डालूंगा तो H प्लस ले लेगा, बन गया HNO3। तो NaNO3 KNO3 ये रिएक्शन याद है, ये रिएक्शन काम की ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस अमोनिया से बनती है, हमें बात हुई थी। अमोनिया में ऑक्सीजन डालते हैं, बैलेंस बाद में कर लेंगे। अमोनिया में ऑक्सीजन डालने से बनता है NO। क्या बनता है? NO। ठीक है, तो देखो NO बनाने का एक और मेथड मिल गया हमें। अमोनिया में ऑक्सीजन डालने पे क्या बनता है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। तो सरफेस में भी है, इसका कैटलिस्ट कौन है बेटा? अब जाएंगे ये। अच्छा अच्छा, तो बॉडी है ना बेटा, तेरा चलता है। नेक्स्ट मतलब बेटा ध्यान से, PTRH क्या है बेटा? PTRH, देखो बेटा प्लेटिनम रोडियम। ठीक है, ये क्या बेटा? इसका क्या कैटलिस्ट है? क्या है बेटा? तो एक तो ये देखो बेटा, ये कैटलिस्ट पूछ सकता है। ठीक है, क्या नाम है इस कैटलिस्ट का? अजीब सा है नाम से संगठन भी। गोज कैटलिस्ट बोलते हैं इसे, गोज ऐसे कर रहे हैं, जो भी अपने नाम से लिखी जाएगा। पीटी और रोडियम का है, किस में काम आता है बेटा? अमोनिया को NO में कन्वर्ट करने में। एक बार अमोनिया NO में कन्वर्ट होगी तो NO में फिर से ऑक्सीजन डालेंगे बेटा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? NO2 में। और NO2 में अपन डालेंगे बेटा पानी। क्या डालेंगे? पानी। और इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? HNO3 में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? HNO3 में। हाँ, वो लगता है उसमें। अब थोड़ा ध्यान से, ये ओस्ट वाला प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? देखो हमें पूछता है ओस्ट वाला प्रोसेस की लाइन टू लाइन लिखना है। तो देखो पहले क्या, अमोनिया में ऑक्सीजन डाला NO, NO में ऑक्सीजन डाला N2O, N2 में ऑक्सीजन डाला अमोनिया। बाकी बैलेंसिंग फैक्टर, बाकी सब क्या है? बैलेंसिंग फैक्टर। कैटलिस्ट कौन है? प्लेटिनम और रोडियम। अब थोड़ा ध्यान से अगर रिएक्शन को देखो तो देखो अमोनिया का क्या हो रहा है बेटा? एक तरह से कंबंशन हो रहा है। और किसी चीज का कंबंशन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब कंडीशन पूछ लेता है, कंबंशन तो है, कंप्लीट मत हो, कंबंशन तो हो रहा है, जलाया तो जा रहा है। उस एनर्जी को कंबंशन एनर्जी ना बोले, लेकिन कंबंशन तो है। उसी के बेस पे अपन बता सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा आना चाहिए कि कम। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि देखो HNO3 बन रहा है तो साथ में फिर से NO बन रहे, तो NO इज फॉर्म्ड। तो NO फॉर्म हो रहा है तो हमें पता है NO का रिसाइकिल किया जा सकता है। और NO का रिसाइकिल करके हम कितना बनाते हैं बेटा? 68% बाई मास बनाते हैं। कितना बनाते हैं? अब आपको पता है साथ में पानी भी है, क्योंकि पानी डाला है। आप चाहते हो और ज्यादा करना है तो आपको उसमें H2SO4 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? क्योंकि H2SO4 पानी को एब्जॉर्ब करता है। हमेशा ध्यान रखना, H2SO4 किसको एब्जॉर्ब करता है? मोल वाले क्वेश्चन में आए ना कि H2SO4 डाला, मोल कम हो गया, तो आप ध्यान H2O को एब्जॉर्ब कर गया। किसको एब्जॉर्ब कर गया? जैसे KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है मोल वाले क्वेश्चन में ना, तो इसी तरह H2SO4 किसको एब्जॉर्ब कर जाता है बेटा? पानी को। तो क्वेश्चन आता है तो हम कितना परसेंट बनाते हैं? 68%। 98% बनाने के लिए क्या चाहिए? H2SO। तो ओस्ट वाला प्रोसेस क्या है? अमोनिया से NO, NO से NO2, NO2 से HNO3। क्या चाहिए बेटा? रोडियम और प्लेटिनम। स्ट्रक्चर आपको पता ही है बेटा, HNO3 की बताने की कोई जरूरत है? अब देखो बेटा ध्यान से, इन गैस स्टेज HNO3 एग्जिस्ट है प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर HO। इस जब जो मैं स्ट्रक्चर गिवन है। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रांग एसिड, हमें पता है। बॉन्ड्स क्या देगी? HNO3 N। अब हमें पता है बेटा मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ गया, और जितने हैं उतने OH। अब बच गया एक ऑक्सीजन, वो कहता है मेरी तो डिमांड पूरी करो। तो नाइट्रोजन कहता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा चौथा बॉन्ड है, जितने हैं उतने OH, फिर डिमांड पूरी करो। अब बेटा ध्यान से, HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बेटा? पानी में H प्लस देता है तो H2H प्लस लेगा तो H3O प्लस और है। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद है कि जहां पे हमारी एक रिएक्शन थी बेटा, CH4 की I2 से रिएक्शन कराते थे, तो CH3I और HI बनता है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो हम इसमें HNO3 या
HiO3 डाल देते हैं, ये इस HI को किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 में, और ये I2 फर्दर यूज हो जाती है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। क्लियर है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक और था बेटा कि अगर आपको हेलोजिनेशन कराना है तो H2AlCl3 में से आप X क्या ले सकते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन, लेकिन आयोडीन की नहीं होती थी, तो इसके लिए हम क्या करते थे, I2 in HNO3 डालते थे, I2 in। अब I2 in HNO3 का मतलब क्या हुआ, देखो HI को किसमें कन्वर्ट किया, I2 में, और I2 को कन्वर्ट कर देता है I+ में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो अगर आपको ये बनाना है तो आपको I2 में क्या डालना पड़ता था, HNO3। इसमें वो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट लग रहा था ऑर्गेनिक में। आ रही बात समझ में, तेरे को याद नहीं, बाकियों को तो होगा। क्लियर है, नेक्स्ट है बेटा, ऑक्सीडेशन डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन। अब देखो ये चार रिएक्शन है, इन चार रिएक्शन में देखो ध्यान से, कॉपर, कॉपर कंसेंट्रेट, जिंक कंसेंट्रेट। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, अगर आप इन सबका देखो तो सबका एक प्रोडक्ट तो सेम है, नाइट्रेट। क्या रिएक्शन है, कॉपर जिंक, डाइल्यूट हो चाहे कंसेंट्रेशन, वाटर तो वैसे भी कोई काम किसी नहीं, तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, एक चीज तो सेम है। ठीक है, चारों रिएक्शन की एक रिएक्शन तो क्या है, सेम, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन वाले में NO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो दूसरी चीज भी सेम होगी। तो कंसेंट्रेट जिंक लो चाहे कंसेंट्रेट कॉपर, रिएक्शन है सेम। ठीक है, जिंक और कॉपर में लूं। अब डाइल्यूट में अलग अलग, एक में N2 है, एक में NO है। क्लियर है, एक में N2 और एक में NO। ठीक है, देखो NO2+4 में, यहाँ क्या है +1 में, यहाँ +4 में, और यहाँ +2 में। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, क्या बेटा, हाँ लेकिन उसकी बेस पे नहीं है रिएक्शन। हाँ ठीक है, चल ऐसे याद रख ले, तेरे को बहुत बढ़िया तरीका है कि जिंक है और नीचे कॉपर है, तो नीचे वाला क्या करता है बेटा, ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो जिंक वाले की एक +1 है, और कॉपर क्या है बेटा नीचे, तो नीचे वाला क्या हो गया बेटा, एक +2 दिखाएगा। तो नीचे वाला क्या होते हैं बेटा, खुद को रिड्यूस करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बनना तो NO चाहिए था, और बन क्या गया, NO। N2 बनना चाहिए लेकिन बन क्या गया, NO। तो देखो कंसेंट्रेट में क्या है, सेम, कंसेंट्रेट में क्या है बेटा, सेम, क्या है N2O बनेगा, और दो एक तो सब में सेम है, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट से कुछ भी हो, कंसेंट्रेट में क्या है बेटा, NO2। ठीक है, अब डाइल्यूट के अंदर है, कॉपर और जिंक में से कॉपर नीचे आता है, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नीचे वाला अगर खुद को रिड्यूस करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें +2, इसमें +1। याद हो गया। अब देखो सम मेटल्स क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए पजेसिव फिल्म ऑक्साइड ऑन द सरफेस। इनकी सरफेस पे क्या होता है, जैसे ये एल्यूमिनियम है तो इसके ऊपर वाली सरफेस को रिएक्शन करके एक फिल्म बना लेती है, क्या बना लेती है, ऑक्साइड की, और ये बहुत मजबूत होती है। तो ऊपर वाली लेयर कवर होगी, अब रिएक्शन हो पाएगी क्या, तो एक प्रोटेक्टिंग फिल्म बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर। सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लेयर खराब होती है, बाद में कोई खराब है नहीं होती, तो इसलिए रिएक्शन, हाँ वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वही कर, एल्यूमिनियम हमेशा वही काम करता है, अपने ऊपर वाली लेयर को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम कंसेंट्रेट HNO3 से क्यों नहीं रिएक्शन करता, फिल्म बना लेता है, क्रोमियम क्यों नहीं करता, फिल्म बना लेता है। हरी बात में, concentrate nitric acid also oxidize non-metal in their compound iodine oxide। अब देखो आयोडीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, HiO3। अब देखो HiO5 क्या होता है बेटा, पर क्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, तो ये क्या होता है, आयोडिक एसिड। +5 को मैक्सिमम मानते हैं ना अपन, तो आयोडिक, हेलोजन में +5 मैक्सिमम, और मैक्सिमम में तो इक, तो आयोडिक। HiO4 क्या होता है, पर आयोडिक एसिड, ये आयोडिक। इससे कम वाला क्या होता है बेटा, आयोडस, और उससे नीचे वाला हाइपो। आगे बात में, तो I2 किस में कन्वर्ट हुआ, HiO3 में, कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 में, H2SO4, फॉस्फोरस का मैक्सिमम कौन है, H3PO4, सबको अपने मैक्सिमम में ले जाता है, कार्बन की मैक्सिमम 4, सल्फर की मैक्सिमम 6, फॉस्फोरस की 5, और I2 की। अब आप कहोगे सर कार्बन का भी तो ये बनना चाहिए ना, इसका एसिड, लेकिन आपको पता है कार्बोनिक एसिड तो खुद ही टूट जाता है, खुद ही अपनी मौत मर जाता है, तो हम कहेंगे एसिड ले जाता है अपने मैक्सिमम में, खुद मौत मरे उसकी वो जाने। अब ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका क्वेश्चन आता है, जो बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट कुछ नहीं, NO3- का टेस्ट है। किसका टेस्ट है,
NO3 माइनस का। देखो क्या करते हैं, NO3 माइनस का टेस्ट है, उसमें Fe2 प्लस डालते हैं। क्या डालते हैं? अब देखो ध्यान से, NO3 माइनस और Fe2 प्लस है, तो देखो बेटा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया, NO3 माइनस से NO, ये तो वही रिएक्शन हुई ना NO बनाने का, याद होगी। अब बेटा ये तो बन गया, इसके बाद जो Fe2 है वो H2O के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमारे पास में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। पानी भी है, पानी लिगेंड है, NO भी क्या है यहाँ पे? लिगेंड है, और ये लिगेंड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स ब्राउन रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? ब्राउन कलर का। क्या था वहां? NO2 था, सॉरी, वहां क्या था बेटा? NO2 माइनस, जहां NO बन रहा था ना सिर्फ, ये NO3 माइनस है। कौन है बेटा? NO3 माइनस। क्लियर है? यहाँ पर भी वही रिएक्शन है NO, और यहाँ क्या बन गया? FeH2O5 पे NO। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्या बन गया अपने? ब्राउन कलर। कैसा आएगा बेटा? ब्राउन कलर। अब इस क्वेश्चन का क्या, इसका क्वेश्चन क्या आता है? देखो ध्यान से, पहली बात तो इसमें जो NO होता है उसका चार्ज +1 होता है। कितना होता है? ये मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बताया था। इस NO का चार्ज कितना होता है? +1। इसके कारण Fe का भी चार्ज +1 आता है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? +1। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1, NO का भी +1। आगे बात सुन, ठीक है। टेस्ट क्या है बेटा? कि देखो बेटा, फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2 प्लस टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि NO का हम ये नाम तो जानते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो वहां लिख लो जहां टेबल बनी हुई है, नाइट्रिक ऑक्साइड। आई बात में ये कंफ्यूजन कर देगा ना, जहां टेबल बनी हुई है उसके पास में एक और नाम क्या लिख लो? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब से अपन इसको नाइट्रिक ऑक्साइड ही बोलेंगे, क्योंकि वो तो हमें याद है, ये याद होना चाहिए। तो कुछ नहीं है बेटा, NO3 माइनस में Fe2 प्लस डाला, क्या बना बना हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है बेटा? Fe2 प्लस के साथ कलर रिएक्शन करके क्या बनाता है? ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। और ये रिंग बनती है। क्या बनती है? रिंग। टेस्ट ट्यूब पे धीमे धीमे डालते हैं H2SO4 और रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? ब्राउन रिंग टेस्ट याद हो गया। NO3 माइनस में Fe2 प्लस डाला, NO बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी ने रिएक्शन करके क्या बनाया? Fe का कॉम्प्लेक्स बनाया FeH2O5, जिसमें Fe+1 NO भी +1। नाइट्रिक एसिड का यूज बेटा सिंपल सी कहानी है, नाइट्रोजन वाले लगभग का क्या, अमोनियम नाइट्रेट बनाने फर्टिलाइजर। क्लियर है? नाइट्रेट इज यूज फॉर द एक्सप्लोजिव एंड pyrotechnics. It is also used for the preparation of a nitroglycerin, trinitroptoluene and other organic nitro compound. HNO3 का खूब यूज करते हैं अपन। अदर मेजर यूज इन द ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस जो स्टील होता है ना बेटा, उसको उसके चमकाने का काम आता है। इचिंग ऑफ मेटल्स और ऑक्सीडाइजर ऑफ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल का क्या है? ऑक्सीडाइजर है। पायरोटेक्निक्स एक्सप्लोजिव पता करते हैं पायरोटेक्निक्स क्या है। इचिंग मतलब साफ सफाई वाला ख्याल है। नेक्स्ट वन है फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म। फॉस्फोरस के क्या है बेटा? एलोट्रोप्स। नाइट्रोजन का तो एलोट्रोप्स होते ही नहीं है। तो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स की बात करें तो इसके दो एलोट्रोप्स, तीन एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं। क्लियर है? ये कैसा होता है बेटा? वैक्सी सॉलिड होता है, जैसे मोम होता है ना, उस जैसा सॉलिड होता है। अब देखो बड़ा ध्यान से, ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज पॉइजनस। कैसा होता है बेटा? पॉइजनस होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये बात याद रखो। CH2 में घुलता है। किसमें घुलता है? CH2 में। फॉस्फोरस जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है रात को चमकता है, ग्लो करता है। क्या करता है बेटा? ग्लो। क्योंकि ये बेटा हवा के संपर्क में आते जलता है। जब जलेगा तो क्या होगा? लाइट निकलेगी। क्लियर है? तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या चमकता है? हमें कौन सा व्हाइट फॉस्फोरस हमारे पास मिलता है? क्लियर है? तो आगे बात समझ में, इसी को बोलते हैं, बट दिन में इतनी लाइट होगी तो हमें दिखेगा नहीं। मतलब पहले के केस में तो जैसे बॉडी को जब जला देते हैं ना, तो अपने बोन्स में भी तो फॉस्फोरस होता है। तो फिर लोगों को लगता था कि जैसे शमशान घाट में होता है रात को हड्डियां चमकती थी, जली हुई हड्डियां थी, और फिर वो व्हाइट फॉस्फोरस में थोड़ा बहुत बच जाता, वो चमकता, वो जलता, तो लोगों को लगता कि भूत है। क्लियर है? It dissolve in boiling NaOH solution in inert atmosphere phosphorus giving PH3। ये फॉस्फीन बनाने का मेथड है और ये याद होना चाहिए, बहुत पूछते हैं बेटा इस रिएक्शन को। P4NaOH फॉस्फीन, P4M और NaOH से रिएक्शन करने में क्या बनता है? फॉस्फीन। और देखो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मतलब कौन है? H3PO2। यही है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
आगे बात समझ में, तो नाम क्या हो गया, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि P4 की स्ट्रक्चर होती है ये, चार फॉस्फोरस इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं और इनके अंदर बॉन्ड एंगल आता है 60 डिग्री का। कितने का आता है, 60 डिग्री का। अगर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का आएगा, सोच के देखो, एक sp3 कार्बन की sp3 एटम के लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको तो 109 डिग्री होना चाहिए था। तो ये क्या है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। ये थोड़ी मतलब हवा में आते क्या करता है बेटा, आग पकड़ लेता है, और P4 रिएक्शन करके क्या बनाता है, P4O10, और P4O10 में HNO3 डालते तो क्या बनता है, N2O5। आगे समय, बोलो कोई दिक्कत है। इट कंसिस्ट डिस्क्रेट ऑफ टेट्राइडल P4, इसका मोलिक्यूल है अकेले P4 का। अब हमारे पास रेड फॉस्फोरस, क्या है बेटा, रेड फॉस्फोरस कैसे बनाया जाता है, इज ऑब्टेन हीटिंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, इन एटमोस्फेयर में और सर्वल डेज कई दिनों तक करते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कि इस तरह से जैसे अपने व्हाइट फॉस्फोरस था, ये व्हाइट फॉस्फोरस है बेटा, इसके बीच का बॉन्ड उठ जाता है, कौन सा बॉन्ड चला जाता है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटता गया और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए, तो क्या कुछ ना कुछ एंगल स्ट्रेन कम हो गया। अभी तो तभी तो और भी फास्फोरस आएगा ना। तो इससे रेड बना, इससे क्या बना, रेड। क्लियर, एक एक टूटता गया तो वो क्या बन गया, रेड फॉस्फोरस। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phase, black phosphorus is formed. ब्लैक फॉस्फोरस में क्या होता है, ऊपर वाला भी टूट जाता है और ऊपर नीचे से भी क्या होता है बेटा, बॉन्ड बन जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर है, नेटवर्क सॉलिड, वो क्या हो गया, ब्लैक। तो देखो ध्यान से, when red phosphorus is heated under high pressure, a series of phase of black phosphorus is formed. रेड फॉस्फोरस possess आयरन ग्रेस लस्टर, मतलब इसका कैसा होता है, आयरन जो जैसा अपना जो आयरन ग्रे होती है, कैसा होता है, दूसरा कलर होता है ना, इसका क्या बोलते हैं इसको, लोहे का कलर देखा है, स्लेटिक, जो लोहा थोड़ा खराब खराब हो जाता है तो लोहे का कलर होता है ना, वैसा कलर होता है इसका। आपने वो देखिए ना, क्या बोलते हैं, माचिस देखिए, माचिस में साइड में लगा होता है ना, हाँ वही है ये, रेड फॉस्फोरस ये। वो सुन ले माता, पूरी बात नहीं सुनती तुझे। क्लियर है, तो उसमें क्या समझ में आया बेटा, क्लियर है। अब देखो बड़ा ध्यान से, आयरन ग्रे लस्टर है, इट, इसके कोई स्मेल नहीं है, नॉन पॉइजनस है, तो मतलब माचिस खाने से तो मरने वाले नहीं हो। इनसॉल्युबल वाटर एज वेल इज कार्बन डाइसल्फाइड, ये CH2 में भी नहीं घुलता। क्लियर है, वो घुलता है, ये घुलता नहीं है, पानी में दोनों नहीं घुलते। केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन ए व्हाइट फॉस्फोरस। अब ये बड़ा पड़ा पड़ा चमकता भी नहीं है, माचिस चमकती थोड़ी है, नहीं चमकती। क्लियर है। अब जो माचिस होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, रेड फॉस्फोरस की लेयर होती है, आप उस पे इसको क्या करते हो बेटा, ऐसे तिल्ली को ऐसे रगड़ते हो ना, तो एक छोटा सा पार्टिकल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग, मतलब एक एक अलग होगा और उसमें थोड़ा सा व्हाइट फॉस्फोरस मिलाया होता है, कितना होता है बेटा, बहुत कम। तो जब आप उसको बार बार माचिस पे रगड़ते हो ना, तो जब व्हाइट फॉस्फोरस से टक्कर मारता है ना, तब तो क्या हो जाती है बेटा, आपकी माचिस की तिल्ली जल जाती है, वरना जलती नहीं है। माचिस के ऊपर शायद बारूद टाइप में कुछ लगा होता होगा, ये भी शायद यही लगा होता है, सेम ही। क्लियर है। इट इज ए पॉलीमेरिक कंसिस्ट ऑफ चेन, ये क्या है बेटा, पॉलीमेरिक कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ P4 टेट्राइडल लिंकेज, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस कुछ दो तरह का होता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब ध्यान से, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, किससे बनता है, रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन सील ट्यूब। क्लियर है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल, बेटा ये हवा में लाया जा सकता है, ओपेक मोनोक्लिनिक हो या फिर रोम्बोहेड्रल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मोनोक्लिनिक होगा या रोम्बो, और तो पढ़ा था ना बेटा सॉलिड वाला, क्लियर है, हाँ सल्फर भी हो सकती है, लेकिन इसकी दो है, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, ये एयर में ऑक्सीडाइज है, मतलब पढ़ा है तो खराब नहीं होता। अब अल्फा क्या हो गया, रेड से बनेगा, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट में बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक है phosphorus is prepared by white phosphorus. Clear है, it does not burn in air up to 673 Kelvin. क्लियर है। तो हमें क्या चीज समझ में आई कि सर एक चीज तो क्लियर है कि रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस से रेड बनता है, रेड से बनेगा अल्फा और व्हाइट से बनेगा, अगर व्हाइट को बहुत ज्यादा किया तो व्हाइट से क्या बन जाएगा बेटा, बीटा ब्लैक। कंडीशन अलग है ना बीटा के लिए, बीटा की अलग कंडीशन, अलग प्रेशर है, क्लियर, अलग अलग कंडीशन में दोनों बन सकते हैं। तो अब ध्यान से हमें याद क्या रखना है, बीटा से क्या बने, बीटा व्हाइट से बनता है, रेड भी व्हाइट से बनता है, और अल्फा किससे बनता है, रेड से।
एयर वेयर में खराब नहीं होता, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल होता है अल्फा ब्लैक, और 673 तक बीटा भी खराब है नहीं होता। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट वन है बेटा फोस्फीन। क्या है बेटा? फोस्फीन। ये होता है फोस्फीन पीएस3। अब देखो बेटा फोस्फीन क्या है, देखो कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन कराई H2O के साथ में, तो आपको पता है कैल्शियम की H2O क्या है बेटा? OH माइनस और H प्लस, फॉस्फोरस पे -3, कैल्शियम पे +2, PH3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये नहीं लाऊं या Cl ले आऊं तो कैल्शियम क्लोराइड है PH3। कि सर आपको क्या पता ये इसी तरह से टूटा था? मैंने पढ़ा था बेटा नाइट्रोजन फैमिली में कि जो फॉस्फोरस होते हैं ना बेटा, नाइट्रोजन फैमिली होती है वो मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बनाती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये पढ़ के आए थे ना, पी की -3 है यहाँ पे, तो वही तो रिएक्शन है, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये अभी हमने याद की थी। फॉस्फोरस को क्या डालने, NaOH डालने पे फोस्फिन और हाइपोफॉस्फेट या हाइपोफॉस्फाइड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोल दो या उसका साल्ट बोलो, कोई दिक्कत है? याद होगी। अब बेटा जो ये क्या होती है बेटा, इसको जो प्योर कैसे बनाते हैं? व्हेन प्योर इट्स नॉन इनफ्लेमेबल। PS3 प्योर फॉर्म में जलती नहीं है, प्योर फॉर्म में जलती नहीं है, बट इट बिकम इनफ्लेमेबल owning the presence of P2H4 and P4। तो बेटा क्वेश्चन आता है PS3 इनफ्लेमेबल, सही बात है, PS3 फ्लेमेबल if presence of impurity of P2H4 and P4 वेपर। अब इसको प्योर कैसे करते हैं? आपने क्या करते हैं बेटा, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें लेते हैं HI, क्या लेते हैं? एयर की प्रेजेंस में जल जाते हैं ना, हवा भी होनी चाहिए, क्लियर है? तो हमने क्या किया बेटा, HI हमने यहां से क्या किया बेटा कि फोस्जिन का वो मिक्सर भेजा, इस मिक्सर में PH3 भी और इम्प्योरिटी भी है, ये इम्प्योरिटी P2H4 और P4, लेकिन मुझे पता है ये तो एसिडिक है नहीं, सॉरी बेसिक है नहीं। जब मैं इसको अंदर से निकालूंगा और यहाँ पे वापस पाइप खोल दिया, इधर से एयर को अंदर डाल रहा हूँ तो यहाँ से एयर बाहर चली जाएगी, लेकिन जैसे PS3 अंदर आता है, PS3 कैसा है बेटा? बेसिक है। HI कैसा है? एसिडिक है, और एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बन जाएगा? PH4I माइनस साल्ट। तो क्या PS3 सारी सारी यही आने लग जाएगी, और बाकी इम्प्योरिटी P4 और P2O4 है वो तो बाहर निकल जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत है? भाई मैंने यहाँ से एयर डाली तो PS3 को तो HI पकड़ता जाएगा क्योंकि वो बेस है, और P4 और P2O4, जो P4 और P2O4 है वो बबल्स के रूप में क्या हो जाएगी बेटा? P2H4। ये यहाँ पे बबल्स के रूप में क्या चली गई बेटा? बाहर चली जाएगी। बच क्या जाएगी मेरे पास कि सर आपके पास PS3 है वो HI के साथ फॉर्म करके क्या बना लेगी? PH4I। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा KHOS डालूंगा, भैया साल्ट भाई सारा निकल गया कि भाई सर ये वाला कंटेनर है इसमें PH4I है। अब मैं इसमें KOH डालूंगा, क्या डालूंगा? KOH बेस है, बेस PH4I और KOH से रिएक्शन करेगा तो OH माइनस फिर से क्या खा जाएगा? H प्लस। PH4 यही तो है कि सर PH4 प्लस और I माइनस, आपने KOH डाला तो OH माइनस और K प्लस, तो ये तो KI। अब ये जो बेटा PS3 क्या था? बेस था, तो PH4 क्या है बेटा? एसिड, तो ये H प्लस देगा और वापिस से क्या बनेगी? PS3, और PS3 गैस है वापिस से बाहर आ जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि PS3 को किस में प्यूरिफाई किससे करते हैं? HI से। HI सॉल्यूशन निकालते हैं, PH4I बन जाता है, फिर KOH डाल देते हैं। ये चीज समझ में आ गया बेटा, ये वाला पूरा कहानी? बोलो भाई। प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, रूटन फिश स्मेल होती है, हाईली पॉइजनस होती है, क्लियर है, इस एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विद ट्रेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Cl2 एंड Br2 वेपर। मतलब थोड़ा बहुत भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके पास आया और एक्सप्लोजन करता है, क्लियर है? अब मुझे क्या पता मैं कौन सा आतंकवादी हूँ। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत थोड़ा बहुत घुलती है। Its solution of PS3 in water decompose in the presence of light give red phosphorescent H2। ये काम की चीज है, क्लियर है कि the solution of PS3 in the presence of a light in water, पानी के अंदर डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है बेटा? रेड फोस्फोरेसेंट हाइड्रोजन, क्लियर है? तो किस लिए रेड हमें से लिख दिया कि रेड फोस्फोरस हमें बनाना है, तो स्टेटमेंट है कि PS3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये क्या बनाएगा कि भाई PS ऐसे लिख देगा PS3 प्लस H2O और लाइट लिख देगा और कह देगा रेड फोस्फोरस बन रहा है। अब ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी मैं कहीं ना हो, लेकिन है तो सी। अगली बात में अब नेक्स्ट देखो बेटा, when it absorb copper sulfate and mercury chloride solution the corresponding phosphide are obtained। देखो बेटा ध्यान से, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ये CuSO4 है,
कहता है इसकी रिएक्शन कराई पीएच3 से। किससे कराई बेटा? पीएच3 से। हमें पता है मेटल के साथ क्या बनाता है बेटा? फॉस्फाइड बनाता है, कॉपर फास्फोरस। तो ये कॉपर रहा, ये फास्फोरस रहा, ये -3, कॉपर यहाँ +2 में, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। HgCl2, Hg किस में है? P4 -3 में, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। पीएच3 की HBr के साथ, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, अभी पढ़ गए। वहां HI था, यहाँ HBr है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा ये होम सिग्नल में यूज होती है। किसमें यूज होती है? होम सिग्नल। होम सिग्नल पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज के लिए यूज भी नहीं होती। इसमें क्या होता है बेटा कि अपन क्या करते हैं कि कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड, हम क्या लेते हैं बेटा? कैल्शियम है कार्बाइड और कैल्शियम है फॉस्फाइड, इसका मिक्सर होता है, इसको पानी में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा? पानी में। मतलब पहले क्या होता है, जहाज होते हैं, जैसे दूर से जहाज तो दिख रहा है, अब उसको सिग्नल देना है। तो पहले, आजकल तो लाइट्स वाइट्स है, सिग्नल के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता है, सिग्नल देते थे। वो दूर जहाज खड़ा है, उसको भाई समुद्र में दिख तो रहा है वो 2-2.5 किलोमीटर पे। क्लियर है? अब उसे सिग्नल देना है, या फिर कहीं पे आप समुद्र के बीच में फंस गए तो आपको यहाँ से सिग्नल जनरेट करना ताकि दूर तक दिखे। तो वो क्या करते थे, कंटेनर उठा के पानी में फेंक देते थे। पानी में फेंकते बेटा कैल्शियम क्लोराइड का तो एसिटिलाइन बन जाती थी, इसका नाम है एसिटिलाइन। क्या नाम है? अगले देखो, इसका नाम एसिटिलाइन है और इसका नाम क्या है? इथाइलिन। ये डिराइव्ड नाम है ना। तो ये एसिटिलाइन बनती है और इससे इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? फॉस्जीन। क्या बनेगा? अभी पढ़ के आए, फॉस्जीन बनेगी ना। फॉस्फाइन, सॉरी फॉस्जीन क्यों बोल रहा हूँ। कैल्शियम 2+ और P3- है। पानी में क्या है बेटा? H+ और है OH- PH3। और बेटा ये जलने लग जाती है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या करने लग जाती है बेटा? जलती है और बहुत धुआं जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? धुआं। और ये धुआं बहुत दूर से दिखता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? होम सिग्नल। क्या बोलते हैं? आगे सुनिए। तो होम सिग्नल जनरेट करने में काम आती है। थ्रो इन द सी, इसको पानी फेंक देते हैं। व्हेन द गैस इवॉल्व बर्न, ये बर्न होती है और हमें क्या देती है बेटा? सिग्नल देती है। बहुत दूर से सिग्नल दिखता है, बहुत भयंकर धुएं का। इट आल्सो यूज स्मोक स्क्रीन, हम इससे क्या करते हैं बेटा? धुएं का एक मतलब होता है स्क्रीन भी बना लेते हैं। अगर हम इसको कहीं पे जैसे युद्ध में काम करते हैं, मतलब क्या होता है, सामने वाला जैसे मान लो सामने से आर्मी आ रही है तो उसको फेंक देते हैं, तो बहुत सारा धुआं हो जाता है, तो उन्हें पता नहीं चलता ना क्या चल रहा है। क्लियर है? तो जैसे वो धुएं से बाहर निकलते काके तैयार, कट कट काट देते। क्लियर है? आगे बात समझ। तो इसको क्या यूज किया जाता है? स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन धुएं का, जैसे बात जो आपकी स्क्रीन से लग जाती है, उस धुएं के आर पर आपको कुछ दिखता ही नहीं है। इन व्हाट वे द किट कैन नॉट प्रोवाइड पीएच3 इन बेसिक इन नेचर। अच्छा, प्रूव। आप पीएच3 को कैसे प्रूव करोगे? हमें पता है ड्रेगो रूल इसके पास लोन पेयर है और ये रिएक्शन प्रूव करती है। बॉन्डिंग इन पीएच4 इज हायर देन द पीएच3। कहता है पीएच4 में हायर क्यों? क्योंकि पीएच4+ बनेगा तो लोन पेयर नहीं है, पीएच3 में लोन पेयर आएगा तो एस का ही आए, लेकिन पीएच4 में तो लोन पेयर नहीं होगा। व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन पीएच3 रिएक्ट विद एसिड? बड़ा बॉन्डिंग लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर से रिपल्सन आता है ना, लोन पेयर हट जाएगा तो बॉन्डिंग अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। कि व्हाट इज फाउंड व्हेन पीएच3 रिएक्ट विद एसिड? HI से रिएक्शन कराई थी अभी। व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इनर्ट एटमॉस्फेयर है, मतलब किसी का भी हो, तो हमें पता है पीएच3 प्लस सोडियम है, इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2 का। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है फास्फोरस के हैलाइड। तो फास्फोरस की अगर हैलाइड की बात करें, दो तरह के हैलाइड बनाता है, PX3 और PX5। अब देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक का पंगा है पूरा ही। देखो इस रिएक्शन को मैं लिखूं P4 8Cl2 और इसको लिखूं P4 10SOCl2। ये है ना, 10 P4 6Cl2 PCl3, P4 10Cl2 PCl5। फिर P4 SOCl2 PCl3, P4 10Cl2 PCl5। फिर P4 Cl2 PCl3 P4 Cl2 PCl5। 6 पे 10 पे 5, 8 पे 3, 6 पे 10 पे 5। तो ये तो फिक्स है कि भाई इसका याद रख लो, ये 10 पे है, ये किस पे है? 10 पे। वो कितने पे हो, क्या मतलब है? 10 आया तो PCl5 है, SOCl2 और Cl2, SOCl2 और Cl2 10 आया तो PCl5, बाकी जो भी है PCl3। क्लियर है? अब देखो बेटा PCl3 की पानी से रिएक्शन, किससे रिएक्शन बेटा? पानी से रिएक्शन। ये PCl3 है बेटा,
अगर मैं पानी से रिएक्शन कराऊंगा तो बनता तो ये POH है इस तरह से। और फिर यहाँ पे टोटोमेरिज्म होती है, क्या होती है बेटा, देखो किस तरह से ये होना चाहिए। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, टोटोमेरिज्म में एटम तो मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रही है, लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे। आई बात में, याद है ये तुम्हें ROH था, सॉरी इसमें PCl3 डालते थे, क्या डालते थे, PCl3, क्या बनता है RCl, क्या बनता है RCl, क्या होता है बेटा, एक OH आता है और Cl आता है, तो बनना क्या चाहिए था POH Cl और Cl, ये एक बार में हुआ, कितनी बार में हुआ, अगर मैं इसको 3 बार ले लूं तो तीनों Cl हट जाएंगे, 3 बन जाएगा OH और लेकिन आप वहां पे ये प्रोडक्ट नहीं था, H3PO4 था, क्यों, टोटोमेरिज्म कर लेता है, क्या कर लेता है, यहाँ पर भी तो H3PO3 तो बन रहा है, अच्छा गलती से बोल दिया H3PO3, लेकिन टोटोमेरिज्म करके ये बन जाता है। आई बात में, क्या ये वाला, हाँ तो ये तो फिक्स होता तभी तो ये बनाया, शुरुआत ये होती है, फिर शुरुआत होगी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो तो ट्रिक बना रखी है ना अपन ने ताकि सीधा निकाल ले। शुरुआत यहाँ मतलब रिएक्शन ये हुई थी, ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है ये थी और बन ये गया बाद में, आई बात में, तो यहाँ पर भी वही है, PCl3 रिएक्शन किया ये बना, फिर कहो टोटोमेरिज्म, देखो टोटोमेरिज्म। अब देखो ये तुम्हें पता ही है, PCl3 डालेंगे तो OH हट के कौन आ जाएगा Cl, OH हट के कौन आ जाएगा Cl, और देखो H3PO3 H3PO3, आगे समझ में, P4Cl2 10 SOCl2 10 PCl5, पानी डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, पानी, तो जो शुरुआत में क्या है PCl5 है, आपने पानी डाला तो एक Cl हट के कौन आ जाएगा, ये के ये OH आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर है नहीं है, तीन ही दिख रहे, चार Cl कोई लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे ये जो OH होता है ना बेटा, ये अपने बॉन्ड को ये अंदर देता है और Cl को क्या कर देता है बाहर, क्या बना देता है PO, और याद है इसकी ये स्ट्रक्चर बन रही थी, और ये एक ही मोल को करवा पा रहा था, कितने को करवा पा रहा था, एक को ही, ठीक है, जबकि PCl3 कितने को सल्टाता है, 3 एल्कोहल को सल्टाता है, तो हमें पता है पानी डालने पे क्या बनता है शुरुआत में POCl3, लेकिन अगर आपने पानी को और एक्सेस में डालते ही गए तो फिर सारे Cl एक्सचेंज होंगे, और सारे Cl एक्सचेंज होंगे तो क्या बन जाएगा P डबल बॉन्ड OH, OH, आगे समझ में, OH OH OH, व्हेन हीटेड इट सब्लिमाइन, और ये तो पता है कितनी बार केमिकल इक्विलिब्रियम की यही तो एक रिएक्शन था जो हमें आती थी, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2, अब देखो ये ऑर्गेनिक की OH हट के क्या आएगा Cl, लेकिन बनेगा क्या POCl3, OH हट के क्या आएगा Cl, आगे बात समझ में, फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हीटिंग विद PCl3 करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, तो देखो बेटा Hg है तो क्या मिलेगा PCl3, Sn है तो अभी PCl3, Hg को HgCl में, Sn को SnCl4, ठीक है, Sn को SnCl4, Hg को HgCl, इट यूज टू सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, दो बॉन्ड इक्विटोरियल एक्सियल होते हैं, तीन है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और हमें पता है PCl5 जब सॉलिड होता है तो PCl4 प्लस और PCl6 से माइनस में एग्जिस्ट करता है, मैं PCl5 ये तो गैस में है, सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 से माइनस में, PbR4 कैसे एग्जिस्ट करता है, PbR5 कैसे एग्जिस्ट करता है PbR4 प्लस और Br माइनस में, आगे सबको समझ में, कि व्हाट डज द PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, कि PCl3 को अगर पानी डाले तो देखो H3PO3 बनेगा, तो साइड में HCl भी तो बनेगा, भाई आपने क्या किया कि सर ये PCl3 था, मैंने सारे Cl हटा के क्या लगा दिया OH, तो साइड में कौन निकलेगा बेटा Cl निकलेगा ही, बोलो कोई दिक्कत है, आपको जस्टिफाई करने इसके सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl5 हिटेड PCl3, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ PCl3 विच वाटर, पहले एक Cl हटाओ OH लाओ, फिर H को अंदर लाके POCl3 बनाओ, फिर और पानी डालो और H3PO4 बना दो, आगे समझ में, ऑक्सा एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सा एसिड ऑफ फॉस्फोरस, देखो भाई
नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, देखो अपन इनके बारे में सबको पहले सबको पहचानना सीखते हैं, ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ा था उसका यूज करते हैं कि H4P2O6 अपने पास आ गया अचानक से कि भाई ये कौन है। तो देखो पहली बात तो H4P2O6 है, तो हमें पता है ये डाइमर है। क्या है बेटा? डाइमर है। तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं इसमें एक H2 जोड़ू तो क्या बनेगा बेटा? H6P2O7। ये तो कोई नहीं हुआ, ये तो कोई नहीं हुआ ना। लेकिन भाई ये H2P2O7 तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मेरे पास H3PO4PO3 था बेटा, क्या था बेटा? H3PO3। H3PO3 का अगर मैं डाइमर बनाऊं, सॉरी H3PO4 है, इस H3PO4 का डाइमर बनाऊं तो क्या आएगा बेटा? H6P2। एक मिनट रुको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है ना? हाँ हो गया ना, ठीक है। H3PO4 है। अब इसमें से क्या है बेटा? एक ऑक्सीजन, इसको अगर मैं इसको इसका डाइमर बनाऊं तो क्या बनेगा? डाइमर में से एक H2O निकाल दूं, क्या निकाल दूं? H2O। तो क्या बनेगा? अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? एक मिनट रुक जा। नहीं वो तो हाइपोफॉस्फोरिक है ना, फॉस्फोरिक इंटरमीडिएट ही है। एक मिनट रुक जा, अभी देख लेते हैं ना। H3PO4 है, H3PO4 का डाइमर क्या होता है? H6P2O8। इसमें से एक H2O निकाल दो, H4P2O7। और H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन जाएगा? हाइपो हो गया ना। इक में से निकला बेटा, कहीं से भी। हाइपो क्या आता है? इंटरमीडिएट में लगता है। और इक के हाइपो पायरो फॉस्फोरिक को लिखना चाहिए था, लेकिन हम सीधा हाइपो भी लिख देते। सीधा क्या लिख देते हैं? हाइपो कहीं पे भी इंटरमीडिएट में से ऑक्सीजन निकला तो हाइपो यूज होता है, ठीक है। और हमें पता है ये एस तो नहीं है, एस वाले में से थोड़ी निकला है। एस ये वाला एस तो ये रहा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इससे निकला। देख ले, क्लियर है? क्लास में समझा दूं, दोबारा समझते हैं। देखो अगर अपन बात करें कि भाई जैसे मान लो इसको तो सबसे पहले सबसे जिन उनको सल्टा दे, तो जिनको आप आते हैं कि सर इसको जानते हैं मैं, 3PO4 को फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, H3PO2। आगे समझ में? इस हाइपोफॉस्फोरस का एक दूसरा नाम है फोस्फोनिक, फोस्फिनिक है। ये देखो बेटा, इसमें इसमें बहुत फर्क है, फोस्फोरिक और फोस्फिनिक। ये थोड़ा सा कॉमन नाम से है, ये अपना नाम है हाइपोफॉस्फोरस। अब देखो ध्यान से, इसके नाम के पीछे ऑर्थोफॉस्फोरस भी लगा रखा है, क्लियर है? तो ऑर्थो तो हमें पता है, वो ऐसे लगाते हैं नोटंकी के लिए, कोई मतलब है नहीं है। हाँ फोस्फोनिक भी इसमें, फोस्फोनिक तो कॉमन नेमिंग हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम, जो अपन नहीं पढ़ रहे। जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो ये थे, क्लियर है? ये दो नाम है जो आपको कॉमनली याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉमन नेम इनके। अब देखो ध्यान से, अभी दो तो हमारे पास चल रही है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आई बेटा, ये सल्टा लिया, ये सल्टा लिया और ये सल्टा लिया। अब मान लो आपके पास अचानक से ये स्ट्रक्चर आ गई H4P2 या फिर H4P2O6। तो अब आपको पता करना है H4P2O6 किससे बन सकता है। देखो H3PO4 होगा, उसका डाइमर क्या होगा? H6P2O8। और उसमें से अगर एक H2 निकाल दूं तो क्या बनेगा बेटा? H6H4। ये कौन है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कौन है बेटा? वो तो ये रहा, एक सेकेंड, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये रहा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मिल गया। लेकिन मुझे तो ये चाहिए। अब पायरो में से भी एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड, और अपन सीधा हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। मैं इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा? H4O6। और किसी भी इंटरमीडिएट में से निकाला तो उसका नाम क्या है? हाइपो आएगा। तो ये क्या था बेटा आपका? फॉस्फोरिक। तो ये क्या था? पायरोफॉस्फोरिक। तो ये क्या हो गया? हाइपोपायरोफॉस्फोरिक। और अपन सीधा बेटा कई बार पायरो नहीं लगाते, तो सीधा हाइपोफॉस्फोरिक। तो हाइपो क्या हो गया बेटा? फॉस्फोरिक। आगे बात में नेक्स्ट वन क्या है बेटा? अपने पास में कौन बच गया? H4P2O5। तो H4P2O5 अगर मैं H3PO4 लू बेटा, H3PO3, इसका डाइमर क्या है? H6P2O6। और इसमें से एक H वो निकाल दू तो H4P2। तो ये क्या हो गया? पायरोफॉस्फोरस। आगे बात समझ में?
यहां तक कोई दिक्कत है? और ये तो मेटा है ही बेटा, HPO3। HPO3 क्या है बेटा? मेटा। आ गया समझ में? और इनकी ये वाले स्ट्रक्चर तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो सबको लिखवा रखे हैं कैसे लिखने। दिक्कत किसके साथ थी बेटा? H4P2O5, H4A P2O5, इसमें PP बॉन्ड था, POP बॉन्ड था। क्या था बेटा? POP। क्लियर? आना PP चाहिए था, लेकिन इसमें क्या था? POP। बाकी सब एकदम परफेक्ट है, बाकी सब एकदम है परफेक्ट। अब बताया कि ये बनाए कैसे जाते हैं, ये बनाए कैसे जाते हैं। देखो बेटा, ये तो आपको याद है, अभी पढ़ाई थी कि व्हाइट फॉस्फोरस में एल्कलाइन मीडियम डालने पे PS3 और NaHPO2 बनता था, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनता था। तो उसमें एसिडिक मीडियम डाल देंगे, अपने आप आ जाएगा H3PO2। तो ये रिएक्शन तो याद होगी कि फॉस्फोरस एंड एल्कलाइन मीडियम में यही क्या है बेटा? फोस्फीन का बनाने का मेथड है, और यही क्या है बेटा? हाइपोफॉस्फोरस बनाने का मेथड है। यही बन रहा था साइड प्रोडक्ट। P2O3 इन H2O, इस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +3। तो पानी डालने में +3 वाला ही बनेगा। याद हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? P4O10, पानी डालने पर उसी वाले ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन एसिड बनेगा। रेडॉक्स में पढ़ा था अपन ने, ये समझ गया। अब H4P2O7, और तो जो आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसी से बनेगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से एक H2O निकालने बनता है, इसके डाइमर में से एक H2O निकालने पे तो क्या है? हीट ऑफ है फॉस्फोरिक एसिड। समझ गया? अब बचा बेटा अपने पास में H4P2O6, ये तो था व्हाइट फॉस्फोरस से, और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड किससे है बेटा? रेड फॉस्फोरस में। किसमें बेटा? रेड फॉस्फोर। तो देखो दो है कि हाइपोफॉस्फोर, देखो दोनों हाइपो है, हाइपोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक। तो देखो हाइपोफॉस्फोरस, क्लियर है? इसका तो हमें पता ही है, ये किससे बनता है? व्हाइट फॉस्फोरस से। किससे बनता है? तो दूसरे वाला हाइपो किससे? रेड फॉस्फोरस से। तो देखो हाइपो वाले सारे फॉस्फोरस से, तो पहले जो अपन ये वाला, ये तो अपने को याद होना चाहिए, ये किससे है? व्हाइट से। तो बच गया वो अपने आप ही किससे है? रेड से। बोलो कोई दिक्कत है? अब अपने पास बचा पायरोफॉस्फोरिक। क्या बना बेटा? पायरोफॉस्फोरिक। और पायरोफॉस्फोरस देखो बनना तो H3PO3 से ही है, H3PO3 प्लस ए PCl3, H3PO3 प्लस ए PCl3। और मेटा किससे बेटा? फॉस्फोरस एसिड प्लस Br2 हीट इन Cl2। हमें पता है बेटा कि फॉस्फोरस एसिड में Br2 डाल के हीट किया गया। क्या डाल के हीट किया गया है? Br2 डाल के, तब बना है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा क्या है? अलग। तो पहले मेन वाले सेट आते हैं, क्योंकि जो जनरली पूछा जाते हैं। हाइपो वाले किससे बनेंगे? फॉस्फोरस और एल्कलाइन मीडियम। तो जो हाइपोफॉस्फोरस है व्हाइट से, और हाइपोफॉस्फोरिक रेड से। P2H3PO4 P2O3 से, ये किससे बनेगा? P2O5 से। ये H3PO4 के कंडेंसेशन से बनेगा। अब बना ये देखो पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस इसी से बनना चाहिए था, तो इसमें PCl3 डाल दो। क्या डाल दो? PCl3। ये वाला किससे बनता है? ये भी पता किससे बनता है? फॉस्फोरस एसिड। किससे बनता है? फॉस्फोरस एसिड में Br2 डाल के, फॉस्फोरस एसिड में Br2 डाल के। बस एक को याद रखना, बाकी दो तीन तो याद हो जाएंगी। द कंबंशन ऑफ ऑक्सी एसिड आर इंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ गेन विन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का गेन विन होता है, तो मैं पढ़ा रखा, जो आपने पढ़ाया था वही है ना। ये रिएक्शन है H3PO4 का, H3PO4 +3 में है बेटा, ये +5 में है, ये -3 में। रेडॉक्स रिएक्शन है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जाएंगी? डिसप्रोपोर्शनेशन में। ठीक है, तो जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्थो का तो मतलब है नहीं ना, तो ऐसे ही लगा रखे, तीन जिसके पास 3 नाइट्रोजन सबके ऑर्थो लगा देते हैं। तो फॉस्फोरस एसिड किस में जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फिन में। फॉस्फिन बनाने का एक और मेथड क्या था? P4 NaOH। और वही क्या है बेटा? फॉस्फोरस एसिड का बनाने का मेथड है। और हाइपोफॉस्फोरिक का बनाने का मेथड क्या है? रेड। स्ट्रक्चर सारी याद करवा रखी। क्लियर है? द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड। अब बेटा जिन एसिड के पास पीएच बॉन्ड है ना, ढूंढने ऊपर किस किस के पास है, जिनके पास भी बेटा पीएच बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? कि सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है? जो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे। भाई हाइड्रोजन घटना ऑक्सीडाइजेशन, भाई अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? जिसके पास हाइड्रोजन हटाने की जगह हो। भाई जैसे ये है P4OH, तो दो ही तो तरीका है कि ऑक्सीजन जुड़े, जड़े नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन इसके अंदर बात करें, क्या हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन लगेगी जुड़ने की जगह? तो ऑफकोर्स ये अपने आप को ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कहता है मेरे पास तो दो दो जगह है। अच्छा हुआ
तो ऊपर वाले में जितने स्ट्रक्चर उनमें सब में पूछ ले कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें पीएच आई, वो सब रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो सब अपना क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और सब ज्यादा कौन कर सकता है, जिसमें सब ज्यादा पीएच बॉन्ड है, मिल जाए। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट कंटेन 2 पीएच बॉन्ड एंड रिड्यूस, ये है ना H3PO2 वाला है। अब बताइए टोलुइन रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोलुइन रिएक्टेंट का मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, H3PO2 देगा, क्योंकि बेटा टोलुइन रिएक्टेंट क्या है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको एजी एजी करके क्यों आ सकता है, AgNO3 को Ag में कौन प्रेसिपिटेट करता है, तो हमें वो वाले तो पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन ये सब क्या करते हैं अपने आप को, सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइड अपने आप को ऑक्सीडेशन करता है, तो इसका रिडक्शन कर देगा, Ag को प्रेसिपिटेट करता है ना, फॉर्मिक एसिड कर देगा, सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कर देंगे, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रूक्टोज सब के सब जिन पे अल्फा हाइड्रोक्सी है, उससे कीटोन कीटोन का मतलब नहीं होता, क्लियर है, वो सारे कर देंगे। उसके बाद कौन बच गए थे, बस यही थे, ठीक है। तो टोलुइन रिएक्टेंट एरोमेटिक और एलिफेटिक, सॉरी दोनों एल्डिहाइड, दोनों के दोनों एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों, साथ में H3PO2 काम की चीज है, क्योंकि वो तो याद है, यही मरवाएगा। और याद करने का तरीका यही है, H3PO2 कुछ नहीं करता, सिल्वर मेरिट टेस्ट देता है, क्यों देता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ये। देखो एजी क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा है जो AgNO3 को रिड्यूस करेगा, AgNO3 को रिड्यूस करने मतलब इसके रिएक्शन कराओ, Ag बनाओ, मतलब जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करते। द पीएच बॉन्ड आर नॉट इनसोल्यूबल टू गिव H प्लस आयन, ये H प्लस आयन नहीं देता, क्योंकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस तो है, लेकिन इतना ज्यादा खास है नहीं है कि H, ठीक है, तो इतना नहीं है कि निकाल दे, है डिफरेंस, जैसे पीएच3 में तभी तो फॉस्फोरस में -3 लिखते, लेकिन इतना भी डिफरेंस है नहीं है कि H प्लस रिलीज कर दे, क्या रिलीज कर दे, H प्लस। तो डू नॉट प्ले एन रोल इन बेसिसिटी, हमें पता है एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। तो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है, 3, H3PO3 की कितनी है, 2, H3PO2 की कितनी है, 1, क्योंकि बेटा स्ट्रक्चर OH वाला देगा, ये 3 H प्लस दे सकता है, ये कितने H प्लस दे सकता है, 4, ये कितना दे सकता है, 2, ये बॉन्ड नहीं आएगा बेटा, ये कितना दे सकता है, 1, हमारी बात समझ। और आपको याद है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताए थे, इसकी सबसे ज्यादा होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाँ क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन अपने पास ये तो हो गया, हाउ डू यू अकाउंट द रिड्यूसिंग बिहेवियर, बता दिया, इसके पास पीएच बॉन्ड होता है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, इसकी कितनी है, 3 है। और व्हाट हैपन व्हेन H3PO3 इज हीटेड, H3PO3 को हीट करने पे क्या बनता है बेटा, अभी बताया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या देगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। चलो जी कल पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली।